तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सैम सर ज्योग्राफी। तो हम चैप्टर नंबर 4 क्लास 11th का कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स। इसमें जो है हमने इस चैप्टर की बेसिक इंट्रोडक्शन जो हमने फर्स्ट चैप्टर में की, उसमें हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो एल्फ्रेड वेगनार सर ने दी थी उसको अच्छी तरह से पढ़ा। उसमें जो वेरियस एविडेंसेस दिए उन्होंने, जिग्सॉ फिट का, फिर आपका टिलिट का और कई सारे एविडेंसेस, रॉक्स का एंड टिलिट डिपॉजिट्स का, कई सारे प्लेजर डिपॉजिट का उन्होंने आपके एविडेंसेस दिए। और हमने पोस्ट थ्योरी भी पढ़ी। पोस्ट थ्योरी में की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो एल्फ्रेड वेगनर सर ने दी थी उसमें वो फोर्स नहीं बता पाए थे जिससे कॉन्टिनेंट जो हमारा लैंड मास है वो अलग हुआ। उन्होंने क्या कहा कि पोल फ्लिंग फोर्स है सर या टाइडल फोर्स है, लेकिन वो रेलिवेंस नहीं था आंसर, वो तो उन्होंने हवा में बात कर दी। उस कारण से उनकी जो थ्योरी वो मान्य नहीं रही, उसको नहीं मान रहे। फिर पोस्ट थ्योरीज आई, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद की थ्योरीज, जिसमें हमने सबसे पहले थ्योरी जो आज हम करने जा रहे हैं वो है कन्वेंशनल करंट थ्योरी। ठीक है, नाम पढ़िए पहले कन्वेंशनल। तो आपने 10th तक साइंस में पढ़ा होगा, सभी ने पढ़ा है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, तीन चीजें। पहली है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये तीन चीजें सभी ने पढ़ी। कंडक्शन क्या होती है? जब हीट ट्रांसफर होती है और जो हीट ट्रांसफर होगी वो दोनों चीजें कांटेक्ट में होगी, दोनों चीजें जुड़ी होंगी, तब हीट जो है हमारी ट्रांसफर होगी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एक कप का। कप है, उसमें क्या है? चाय, क्योंकि लोगों को चाय बहुत पसंद है तो उसमें कप है चाय। जिनको कॉफ़ी है उनको कॉफ़ी पसंद, कॉफ़ी मान लीजिए आप। ठीक है, तो कप में है चाय। चाय कोई कप को हमने हाथ में पकड़ा तो वो जो हमारे कांटेक्ट में जब कप आएगा तो हमारा हाथ भी है गर्म होगा, गर्म होता है ना हाथ, फिर हम नीचे रख देते हैं उसको, तो वो है कंडक्शन। जब कांटेक्ट में आके हीट ट्रांसफर होगी, कंडक्शन। कन्वेक्शन क्या होगी कि जब वो चाय ठंडी हो रही है, ठंडी होती है तो ऊपर को जो है हमारे हीट निकलती है, हीट के साथ जो है हमारे वेपर्स निकलते हैं, ये धुआं सा निकलता है ना, जो वेपर्स की फॉर्म्स में जो है हमारा निकलती है, उसे हम कहते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मतलब मैटर का ट्रांसफर होगा ऊपर, कोई ना कोई मैटर जाएगा ऊपर को। जैसे हमारी इवेपोरेशन में होता है ना कि जो हमारा वाटर है, वाटर का सोर्स है, वो हीट अप होगा और कन्वेक्शन होगी, ऊपर क्लाउड्स बनेंगे। कन्वेक्शन होगी मतलब हमारा वाटर वेपर मॉइस्चर की फॉर्म में ऊपर को जाएगा और कंडेंस होकर हमारे क्लाउड की फॉर्मेशन करेगा, तो वो कन्वेक्शन है। और रेडिएशन जो है, जैसे हमने वही कप को, ठंडी होगी, अब वो मतलब उससे कन्वेक्शन तो होगी, कप ठंडा हो गया, उस कप को हमने माइक्रोवेव में रख दिया, माइक्रोवेव में वो फिर से गर्म हो जाएगा। किससे? जो रेडिएशन माइक्रोवेव से निकल रही हैं उससे जो है कप फिर से गर्म हो जाएगा। तो ये आपको पता चले कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कन्वेक्शन क्या है? मैटर का ट्रांसफर होगा। तो अभी हम कन्वेक्शन पे रहेंगे, ज़्यादा कंडक्शन और रेडिएशन को गोली मारेंगे तो हम कन्वेक्शन पे रहते हैं क्योंकि कन्वेक्शन हमारा टॉपिक है। तो कन्वेक्शन में हमारा मैटर की ट्रांसफर होगी, कोई ना कोई मैटर ट्रांसफर होगा हीट के साथ साथ। ठीक है, उसमें लॉस ऑफ हीट भी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आर्थर होम्स कौन थे? जिन्होंने कन्वेंशनल करंट थ्योरी दी। इन्होंने कब दी? 1930s में जो है इन्होंने थ्योरी दी, डिस्कस द प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्वेंशन करंट ऑपरेशन इन द मेंटल पोर्शन। पहले पढ़ लेते हैं, बाद में पढ़ते हैं। दीज करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स कॉजिंग थर्मल डिफरेंशिएशन इन द मेंटल पोर्शन। अब कहते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि हमारे जो मेंटल पोर्शन है, हमारे अर्थ की 3 हिस्सों में हमने डिवाइड किया ना, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, उनको भी अलग अलग डिफाइन किया, वो हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि जो मेंटल पोर्शन में है उसमें जो है कुछ कन्वेक्शन हो रहा है, कुछ मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, हीट की फॉर्म, हीट जा रही है ऊपर, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, वही हम देखेंगे अब। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ रेडियो एलिमेंट्स है जिस कारण से थर्मल डिफरेंशिएशन आ रही है, रेडियोएक्टिव मटेरियल है। Holmes argued that these exist a system such as current in the
इंटायर मेंटल पोर्शन, ये कुछ करंट्स है जो इंटायर मेंटल पोर्शन में फ्लो करते रहते हैं. दिस वॉज एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन टू द इशू ऑफ फोर्स ऑन द बेस ऑन विच कंटेम्पररी साइंटिस्ट डिस्कार्ड द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. ये थ्योरी क्यों दी गई? ये थ्योरी बेसिकली सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का पार्ट है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में वो गायब कर रखा है, तो आपको जो है मैं वही पढ़ा रहा हूँ. तो कन्वेंशनल थ्योरी में मेन इसका फोकस क्या था कि जो एल्फ्रेड वेगनर सर ने जो फोर्स नहीं बताई थी और आर्थर होम्स ने वही फोर्स बताई कि क्या हो रहा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या कमी रह गई. ठीक है, वही बताया इन्होंने. अब एक डायग्राम की सहायता से समझिए. अब मैंने यहाँ पे आउटर कोर का तक का ही बनाया है, आपको पता है. ये हमारा जो है ये ओशियन का सरफेस है, ओशनिक क्रस्ट जिसे हम कहते हैं, ओशनिक क्रस्ट है. जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है ना, कॉन्टिनेंट का सरफेस होता है वो मोटा होता है, और हमारा जो ओशन का सरफेस होता है ना पानी के नीचे, वो पतला होता है. मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो थिक होता है और कॉन्टिनेंटल जो ओशनिक क्रस्ट है वो थिन होता है. ठीक है, अब ये ओशनिक हमारा क्रस्ट है. ये नीचे हमारा आपको पता है कि जो अपर कोर है वो लिक्विड स्टेज में है. वहां से जो मैग्मा है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करेगा अपवर्ड साइड को. पता है मैग्मा ऊपर को आता है, तो मैग्मा ऊपर को गया, ऊपर को गया तो यहाँ पे फोर्स लगाएगा और यहाँ से बाहर यहाँ पे एक रिज बना देगा. ये लिखा है ना रिज, इसे हम कहते हैं मिड ओशनिक रिज. 70,000 किलोमीटर की पढ़ाई थी लास्ट चैप्टर में. ठीक है, 70,000 किलोमीटर लंबी थी हमारी मिड ओशनिक रिज. ठीक है, यहाँ पे फोर्स लगाएगा. अब मैंने बोला ये थिन है, थिन है तो फोर्स लगाएगा, या ब्रेक डाउन होगा और मैग्मा ऊपर को आ जाएगा. वही जब ये मैग्मा अंदर को, अब बात समझिए, जब मैंने कन्वेक्शन की बात की तो मैंने कहा कि जब ऊपर को हीट जाए, ऊपर को जो हमारा सब्सटेंस जाएगा, जो भी साथ में हमारा गैसेस या लिक्विड की फॉर्म में कन्वेक्शन होगा, वहाँ पे लॉस ऑफ हीट होगा. हीट की जो हमारी हीट है उसकी कमी आएगी, उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा. तो जैसे जैसे ऊपर को आएगा हमारा टेम्परेचर डिक्रीज किया, ये चला ऊपर को हमारा मैग्मा, यहाँ टेम्परेचर डिक्रीज किया, तो ये कॉन्टिनेंटल जो हमारी ओशनिक क्रस्ट है ये थिन है, इसको धक्का देगा और ये डिसेंड कर जाएगी. डिसेंड कर जाएगी, यहाँ फॉर्मेशन होगी ट्रेंच की. किसकी फॉर्मेशन होगी? ट्रेंच. ट्रेंच में अभी डिटेल में आगे बताऊंगा ट्रेंच क्या होता है. ट्रेंच. और रिज की फॉर्म क्या होगी? रिज होगी, मतलब दो रिज कैसे फॉर्म होती है, अब तो आपने ऐसे देख लिया ना, वैसे देखिए, ये ऐसे समझिए. अब आप ये जो बीच से जब हमारा मैग्मा निकल रहा है, ये जितनी भी हमारी बनी, ये बनेगी हमारी रिज, जिसे हम कहते हैं मिड ओशनिक रिज. ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा. ट्रेंच क्या होगी? जब यहाँ से डाइवर्जेंट होगी, कन्वर्जेंट होगी, जब दो प्लेट कन्वर्ज करेंगी टुवर्ड्स ईच अदर, जब साथ में आएंगी, ये जुड़ रही है ना साथ में आके, तो यहाँ पे होगी कन्वर्जेंस, और यहाँ पे रिज बनी, मतलब जो हमारी प्लेट है वो दूर को जाएगी, मतलब होगी डाइवर्जेंट. यहाँ पे कन्वर्जेंट, यहाँ पे डाइवर्जेंट. डाइवर्जेंट की फॉर्म होगी मिड ओशनिक रिज, जहाँ पे कन्वर्जेंट होगी वहाँ बनेंगे ट्रेंचेस. ठीक है, तो ये थी हमारी कन्वेंशनल करंट थ्योरी. आगे हम देखेंगे मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर, कि ओशन फ्लोर की मैपिंग किस तरह की जाती है. मैपिंग क्या होती है? मैप बनाना. ठीक है, उसमें मैपिंग क्या है. Detailed research of the ocean configuration revealed that the ocean floor is not just a vast plain but it is a full of reef. जब हमने ओशन की स्टडी की, मैपिंग मतलब जब हमने अंदर ओशन में स्टडी की, जैसे मैंने कहा ना पोस्ट थ्योरी वर्ल्ड वॉर दूसरे के बाद आई, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड का मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि सबसे बड़ा इन्वेंशन था सबमरीन, जिससे हमने पनडुब्बी जिसे हम कहते हैं, हमने जो है ओशन के अंदर जाके सब देख लिया, क्या है कोरल रीफ, क्या है, कैसे फिशेस हैं. फिशेस तो हमने देखी, वो तो बायो वाले देखेंगे, लेकिन हम ज्योग्राफी में है तो हम इसे कहेंगे हमने नीचे की लैंड फॉर्म जो है, हमने ओशनिक क्रस्ट को देखा कि वो किस तरह है.
ठीक है। तो मैंने कहा कि वो एक वास्ट प्लेन नहीं है, फुल ऑफ रीफ है, बहुत सारी उसके अंदर लैंड फॉर्म्स हैं, हमारे कोरल रीफ्स हैं, माउंटेन्स हैं, ओशन के अंदर भी माउंटेन्स हैं, फिर और भी बहुत कुछ देखा, आगे के देखते हैं हम। एक्सपेंडेशन ऑफ मैप द ओशनिक फ्लोर इन द post war period provided a detailed picture of ocean reef and indicate the existence in the submerged mountain। मैंने पहले ही कहा कि हमने ओशनिक रीफ देखी और सबमर्ज माउंटेन, जो डूबे हुए माउंटेन थे वो भी देखे। माउंटेन रेंजेस एल्वेजेस डीप ट्रेंचेस मोस्टली लोकेटेड क्लोज टू द कॉन्टिनेंटल मार्जिन। हमने माउंटेन देखे, कोरल रीफ देखे, डीप ट्रेंचेस देखे। अब ट्रेंचेस को मैं हिंदी में बता दूं, ट्रेंचेस होती है खाइयाँ, समुंदर के नीचे भी खाइयाँ होती हैं। पता है आपको सबसे बड़ी वर्ल्ड की खाई कौन सी है, सबसे बड़ा ट्रेंच कौन सा है? सभी ने सुन रखा है नाम उसका नाम है द मरियाना ट्रेंच, जो पैसिफिक ओशन में। तो क्वेश्चन भी बनता है, ये जनरल भी क्वेश्चन कोई पूछ सकता है कि सबसे बड़ा ट्रेंच कौन सा है, सबसे बड़ी खाई कौन सी है? तो मरियाना ट्रेंच, पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में, ठीक है। और वो कहते हैं मोस्टली लोकेटेड टू द कॉन्टिनेंटल मार्जिन। अब कॉन्टिनेंटल मार्जिन क्या होता है, ऊपर से समझिए, बताता हूँ। ये देखिए, ये हमारी जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मान लीजिए माउंटेन है, ठीक है। जैसे जैसे ये पानी है, यहाँ पानी है, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, जो ये एरिया है इसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप या कॉन्टिनेंटल मार्जिन, ठीक है। कॉन्टिनेंटल मार्जिन, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये डेप्थ इंक्रीज करेगी। यहाँ पे हमें सबमर्ज माउंटेन दिख रहे हैं, सबमर्ज माउंटेन है, और कई सारी ट्रेंचेस दिखेंगी, कई सारी खाइयाँ दिखेंगी। तो जो खाइयाँ हैं, जो कॉन्टिनेंटल, जो डीप ट्रेंचेस है, दैट इज लोकेटेड नियर द कॉन्टिनेंटल मार्जिन। आगे, द मिड ओशनिक रिज वर फाउंड टू बी मोस्ट एक्टिव इन द टर्म ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। The dating of the rock from the oceanic crust revealed that the fact that the later in the much younger than the continental area। अब पहले क्या था, मिड ओशनिक रिज वर फाउंड इन द मोस्ट एक्टिव। जो मिड ओशनिक रिज है ना, वो मोस्ट एक्टिव वोल्केनो माने जाते हैं। और अगले पॉइंट में क्या लिखा है कि जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, इजी वे में बता दो, जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो यंग है, जो हमारी ओशनिक क्रस्ट है वो यंग है हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। क्यों? क्योंकि हमारे जो मिड ओशनिक रिज, जहाँ पर हमारी इरप्शन होती है वोल्केनो से, वोल्केनिक इरप्शन होती है, मतलब कि समुंदर के नीचे जो हमारी क्रस्ट है वो नई नई बनती रहती है। वही जो प्रोसेस हमारी कॉन्टिनेंटल पे है, हमारे कॉन्टिनेंट के सब एरिया पे है, वहाँ पे वो स्लो है, वहाँ पे बहुत समय के बाद हमारी नई क्रस्ट बनेगी। वही जो एज कंपेयर टू हमारी ओशनिक क्रस्ट यंग है हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो ये थी हमारी मैपिंग ऑफ कि समुंदर के अंदर हमने किस तरह मैपिंग की, क्या क्या देखा, मैपिंग ऑफ द ओशनिक फ्लोर। एक पॉइंट और है, वो अभी मैं बताता हूँ। अब इसके लास्ट पॉइंट में क्या लिखा है, बोलता है कि rocks on either side of the chest of oceanic ridge and have equidistant location from the chest were found to have remarkable similarities in both term of their conjugants and their ages। अब कहा कि वो जो रॉक्स पाई गई दोनों ओशनिक रिजेस के बीच में, उन दोनों की जो डिस्टेंस था वो इक्वल डिस्टेंस पे थे, और उनकी जो कंजुकेंट और जो एज थी, मान लीजिए उनकी बनावट और जो उनकी उम्र थी, वो लगभग रिमार्केबल मानी जाती है कि वो सेम थी, उनकी सिमिलरिटी थी, उनमें कुछ समानता थी। तो ये थी मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर की, किस तरह ओशन फ्लोर की मैपिंग हुई, जिसमें हमने माउंटेन्स देखे, नीचे ट्रेंचेस देखी, मिड ओशनिक रिज देखी, कॉन्टिनेंटल मार्जिन, कॉन्टिनेंटल स्लोप, बहुत सारी कॉन्टिनेंटल रीफ्स, ओशनिक रीफ्स, कोरल रीफ्स, वो देखी हमने। तो ये हमारा मैपिंग ऑफ ओशनिक फ्लोर्स। अब मैपिंग ऑफ द ओशन से हम आगे हैं ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन। ये नेक्स्ट टॉपिक, ऑन ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन। मैपिंग में तो देख लिया भाई, नीचे माउंटेन है, वो है कोरल रीफ है, रीफ्स है हमारी,
रीफ फीचर्स हैं। अब हम आएंगे ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन कि ओशन के फ्लोर पे क्या क्या पाया जा रहा है, क्या क्या चीजें। तो इन दिस सेशन वी shall note a few things related to ocean floor configuration that helps us to understanding of the distribution of the continent and ocean. You will be studying in detail the ocean floor reliefs in chapter 13. इस टॉपिक में हम कुछ चीजें जो हैं हमारी ओशन फ्लोर की, ओशन फ्लोर पे क्या क्या है वो चीज़ें पढ़ेंगे। ओशन फ्लोर की क्या क्या हमारे चीज़ें पाई जाती हैं वो पढ़ेंगे, जिससे हमें कॉन्टिनेंट और ओशन की डिस्ट्रीब्यूशन को समझने में आसानी मिलेगी, हमें हेल्प मिलेगी। और बाकी का जो ओशन फ्लोर के नीचे क्या क्या पाया जाता है डिटेल में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13, इसी क्लास के, नेक्स्ट क्लास के नहीं, इसी क्लास के, जो है आपका चैप्टर वाटर। वाटर में भी आप ओशंस पढ़ेंगे, उसमें 30 नंबर चैप्टर है आपका वाटर, उसमें आप पढ़ेंगे ओशन। वाटर में आप वो नहीं ज़्यादा इवेपोरेशन जो पहले पढ़ते रहे वो नहीं, आप इसमें आप ओशन के बारे में, ओशन रीफ्स के बारे में पढ़ेंगे। द ओशन फ्लोर में बी सेगमेंटेड इनटू 3 मेजर डिविजन्स। 3 मेजर डिविजन्स पे डिवाइड किया है हमारा ओशन फ्लोर को, जो किस बेस्ड पर है, डेप्थ पर, डेप्थ के बेस्ड पर है, एज वेल एज फॉर्म ऑफ रिलीफ, किस तरह की रिलीफ, किस तरह की देखने की उसकी आकृति किस तरह की है। ये हम इस 3 मेजर डिवीजन हमने की है डेप्थ पे और किस तरह की फॉर्म है रिलीफ की, जिसमें हम पढ़ेंगे दीज डिवीजन आर कॉन्टिनेंटल मार्जिन। पहली जो है कॉन्टिनेंटल मार्जिन, दूसरी है डीप सी बेसिन जिसको एबेसल प्लेन भी बोलते हैं, दूसरा और तीसरा है मिड ओशनिक रिज। अब हम इनको ये 1 2 3 कॉन्टिनेंटल मार्जिन, डीप सी प्लेन, डीप सी बेसिन और मिड ओशनिक रिज को डिटेल में करेंगे। अब हम सबसे पहले देखेंगे कॉन्टिनेंटल मार्जिन, तीनों को बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हमारा कॉन्टिनेंटल मार्जिन। These form of transition between continental shore and deep sea basin. कॉन्टिनेंटल मार्जिन कौन सा एरिया है जहां से कॉन्टिनेंटल शोर, आपने बीच देखा होगा ना, जैसे हम बीच से टुवर्ड सी को मूव करते हैं तो डेप्थ एकदम ही इंक्रीज हो जाती है, हमारे पैर लगना बंद हो जाते हैं नीचे, है ना। तो ये जो ये कॉन्टिनेंटल जो मार्जिन एरिया है, ये कॉन्टिनेंटल शोर और डीप सी बेसिन, डीप सी बेसिन मतलब अबेसन प्लेन के बीच का एरिया है। ठीक है, समझ गए कि ये जो एरिया है ये हमारा कॉन्टिनेंटल शोर मान लो बीच, और हमारा प्लेन जो समुंदर के नीचे का प्लेन एरिया उसके बीच का जो स्लोप आती है उसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन। They include continental shelf, continental slope, continental rise and deep oceanic trenches. इसमें क्या क्या आती है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ आती है, कॉन्टिनेंटल स्लोप आती है, हमारी कॉन्टिनेंटल राइज आती है और डीप ओशन ट्रेंचेस जो समुंदर के अंदर गहरी खाइयां हैं, ट्रेंचेस है, वो भी आती हैं। ऑफ दिस इज द डीप सी ट्रेंचेस आर द एरिया विच आर कंसीडर्ड इंटरेस्ट इन सो फार एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंटल इन कंसर्न। ठीक है, आगे है अबेसल प्लेन जिसको हम बोलते हैं डीप सी प्लेन, ये मैंने पहले आपको बता दिया, क्या बोलते हैं डीप सी प्लेन और हम कहते हैं अबेसल प्लेन। These are the extensive plain that lie between the continental margin and mid-oceanic ridge. ये कौन सा एरिया है, जो है हमारा कॉन्टिनेंटल मार्जिन और मिड ओशनिक रिज, जो पहले भी पिछले चैप्टर में भी बताया, इस कुछ पॉइंट्स के पहले भी बताया और इसके आगे भी बताऊंगा मिड ओशनिक रिज क्या होती है। तो मिड ओशनिक रिज और हमारी कॉन्टिनेंटल मार्जिन के बीच में जो प्लेन एरिया लाई करता है उसे मिड ओशनिक रिज मतलब जहां से कॉन्टिन्यूसली जो है वोल्केनो निकलता रहता है वो हमारी मिड ओशनिक रिज, उसके बीच और हमारे कॉन्टिनेंटल मार्जिन के बीच में जो
डीप सी प्लेन्स आते हैं उसे हम कहते हैं एबेसल प्लेन। जो डीप प्लेन आते हैं उसे हम कहते हैं एबेसल प्लेन। द एबेसल प्लेन आर द एरिया वेयर द कॉन्टिनेंटल सेडिमेंट्स दैट मूव बियॉन्ड द मार्जिन गेट डिपोजिट। ये जो हमारा डीप सी प्लेन का एरिया है ना एबेसल प्लेन का, यहाँ पर मोस्ट ऑफ सेडिमेंट डिपोजिट पाए जाते हैं। यहाँ पर ही हमारे सेडिमेंट डिपोजिट होते हैं जो कि कॉन्टिनेंटल मार्जिन से ऊपर से नीचे आते हैं। अभी थर्ड है हमारा मिड ओशनिक रिज। तो मिड ओशनिक रिज पहले भी बता चुका हूँ। मिड ओशनिक रिज जैसे मैंने पहले बताया कि 70,000 किलोमीटर बड़ी जो है हमारे अर्थ में जो है मिड ओशनिक रिज है अटलांटिक ओशन में। अब यहाँ मिड ओशनिक रिज क्या है वो पढ़िए। दिस फॉर्म एन इंटरकनेक्टेड चेन ऑफ माउंटेन सिस्टम विद इन द ओशन। कि हमारे ओशन के अंदर इंटरकनेक्टेड चेन है किसकी, माउंटेन्स की, जिसे हम कहते हैं मिड ओशनिक रिज। इट इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ थ्रू द सबमर्ज अंडर द ओशनिक वाटर। पानी के अंदर जो भी सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है वो कौन सी है, वो है हमारी मिड ओशनिक रिज। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम एट द चेस्ट एंड द फ्रैक्शनेटेड प्लेट्यू एंड द फोल्क जोन ऑन अलोंग इट्स लेंथ। एक रिफ्ट सिस्टम के तरह से पाई जाती है। द रिफ्ट सिस्टम एट द चेस्ट इज द जोन ऑफ इंटरेक्ट ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटीज। ये जो हमारा रिफ्ट सिस्टम है ये इसमें बहुत ज़्यादा इंटेंस जो है वोल्केनिक एक्टिविटी पाई जाती है। और लास्ट चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में हमने भली भांति इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, भली भांति पढ़ चुके हैं कि हमारे मिड ओशनिक वोल्केनोज क्या होते हैं। अगर किसी को नहीं पता तो वो लास्ट चैप्टर के लेक्चर्स देख सकता है जिसमें मिड ओशनिक वोल्केनो पढ़ाए हैं। और ये मिड ओशनिक रिज क्या होती है ये भी आपको अब यहाँ पता चल गया होगा। आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज। अब जो प्लेट मूवमेंट्स हो, जो भी मतलब हमारे मूवमेंट हो रही है, ठीक है, रिजेस बन रही है, रीजन से वोल्केनो रह रहा है या अर्थक्वेक हो रहा है, तो वो उसके लिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनोस पढ़ना जरूरी हो जाता है कि हमारे अर्थ में, हमारे ग्लोब में किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ पे हमारे अर्थक्वेक और वोल्केनो की चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ये कुछ दिया है लाइन। यू विल नोटिस अ लाइन ऑफ डॉटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन ऑलमोस्ट पैरेलल टू द कोस्ट लाइन। आपकी बुक में 4.2 फिगर नंबर 4.2 ऐसी वाली ये वाली फिगर दे रखी है, इसको आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आएगा। तो बोलते हैं कि जो डॉटेड लाइन बताई है सेंट्रल पार्ट में अटलांटिक ओशन पैरेलल ऑफ कोस्ट लाइन, यहाँ पर सबसे ज्यादा मिड ओशनिक रिज है। जो मिड ओशनिक रिज है ना वो हर ओशन में है। आपकी जितने 5 ओशन में मिड ओशनिक रिज पाई जाती है, ठीक है। आगे इन द फर्दर एक्सटेंड इनटू द इंडियन ओशन इट इज bifurcated little south to the Indian subcontinent with the branch of moving into East Africa and other meeting in the similar line from the Myanmar to the New Guinea। तो सिंपली बात जो है यही इसी में बता रखी है जो कि आपकी जो है हमारी इंडियन ओशियन से लेके हमारे यहाँ अफ्रीका तक ये जो भी डॉट है और शेडेड लाइन है, यहीं पर हमारी रिम ऑफ फायर आगे आएगी। रिम ऑफ फायर पाई जाती है सबसे ज्यादा। वोल्केनो जो है सबसे अर्थक्वेक जो है इसी एरिया में पाया जाता है। वोल्केनो भी अर्थक्वेक भी इसी रीजन में होते हैं। यू विल नोटिस दिस लाइन इज डॉटेड coincided with the mid oceanic ridge। इस लाइन में सबसे ज्यादा मिड ओशनिक रिज है। द शेडेड बेल्ट शोइंग अनदर एरिया ऑफ कंसंट्रेशन coincide with the alpine Himalayan system and the rim of Pacific Ocean। वही बात की कि जो शेडेड रीजन है वो हमें रिम ऑफ पैसिफिक ओशन को दर्शाता है, मैप में दिखा रहा है, ठीक है। इन जनरल द फोकी ऑफ द अर्थक्वेक इन द एरिया ऑफ मिड ओशनिक रिज आर एट द shallow depth, whereas along the alpine Himalayan belt as well as rim of the Pacific the earthquake are deep seated ones। बोलते हैं कि जो अर्थ का फोकस जो है ना, जो अर्थ है
अर्थक्विक का जो फोकस है वो हमारे ओशियन में जो है उसका बहुत डेप्थ होती है फोकस की। क्यों डेप्थ होती है? क्योंकि जब प्लेट्स मूवमेंट करती हैं या प्लेट्स जब डाइवर्ज करती हैं या कन्वर्ज करती हैं जहाँ पे हमारे मिड ओशनिक रिज की फॉर्मेशन होती है, तो वहाँ कई बार ट्रेंचेस भी बनती है। प्लेट मूवमेंट के कारण पहले बताया था, कन्वर्ज करेगी तो कई बार ट्रेंचेस बन जाते। ट्रेंचेस मतलब खाइयाँ। तो खाइयों में जो है उस ट्रेंचेस में जो है बहुत डीप वंस जो है अर्थक्विक होते हैं। और ये जो रिम ऑफ पैसिफिक है ना, इसको हम रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं, रिम ऑफ फायर भी बोलते हैं। इसी में सबसे ज़्यादा अर्थक्विक और वोल्केनिक इरप्शन होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्विक एंड वोल्केनो से एक हमारे सामने कॉन्सेप्ट निकल के आ गया, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। पहले हमने पढ़ लिया ना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का पढ़ लिया, अब आया सी फ्लोर स्प्रेडिंग का। एज मेंशन्ड अबाउट द post studies provided concentration information that was available at the time Wegener put forth with concept of continental drift। पहले जो है आपको पता है वेगेनार जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बताते बताते फेलियर आ गया था। क्यों आया? क्योंकि तब पोस्ट स्टडीज नहीं हुई थी। सबमरीन की जो है हमारे वर्ल्ड वॉर सेकंड में हुई है उसकी खोज, और ये जो इसने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट दी थी ये वर्ल्ड वॉर सेकंड से पहले की दी थी। तो इसलिए उसमें कुछ फॉल्ट आ गए जिस कारण से उनकी थ्योरी जो है मान्य नहीं रही। आगे पर्टिकुलरली द मैपिंग इन द ओशन फ्लोर एंड द पैलोग्नोमेट्रिक स्टडीज ऑफ रॉक फ्रॉम ओशनिक रीजन रेलिवेट द फॉलोइंग फैक्टर। अब ये कुछ मैपिंग के दौरान कुछ हमने स्टडीज की, जिस स्टडी को क्या कहा? पैलोमैग्नेटिक स्टडीज। पैलोमैग्नेटिक स्टडी क्या होती है कि जो लावा आउटबर्स्ट हो रहा है, जो लावा बार इरप्शन से निकल रहा है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसकी स्टडी करने को हम पैलोमैग्नेटिक कहते हैं। तो पैलोमैग्नेटिक स्टडीज से हमने रॉक्स के कुछ रिलेटेड फॉलोइंग फैक्ट्स को डिटरमाइन किया, उसकी कुछ खोज की। तो क्या थे वो फैक्टर्स? पहला फैक्टर है इट वाज रियलाइज्ड दैट ऑल अलोंग द मिड ओशनिक रिज वोल्केनिक इरप्शंस आर कॉमन एंड दे ब्रिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ लावा टू द सरफेस ऑफ द एरिया। बोलते हैं जहां पर भी ओशनिक रिज थी वहां पर एक उसके आसपास जो है वोल्केनिक इरप्शन होती थी, और वोल्केनिक इरप्शन होना कॉमन था, और वहां से ह्यूज अमाउंट ऑफ लावा आउटबर्स्ट होता था और सरफेस पे आता था। किसके? ओशनिक क्रस्ट के सरफेस पे। द रॉक इक्विडिस्टेंस ऑन आइदर साइड ऑफ चेस्ट ऑफ मिड ओशनिक रिज शोज रिमार्केबल सिमिलरिटी इन द टर्म ऑफ पीरियड ऑफ फॉर्मेशन, केमिकल कंपोजिशन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। बोलते हैं जब भी हम मिड ओशनिक रिज में देखते थे तो दोनों मिड ओशनिक के, ये मान लीजिए 2 मिड ओशनिक रिज है, 2 मिनट यहाँ बताता हूँ आपको। तो मान लीजिए ये मिड ओशनिक रिज है, यहाँ से जो है कॉन्टिन्यूसली लावा जो आउटबर्स्ट होता है, और यहाँ पे एक इस डिस्टेंस लगा लेते हैं, दोनों इक्वल डिस्टेंस पर एरिया ले लेते हैं हम, ठीक है, यहाँ से भी बराबर, यहाँ से भी बराबर। तो जब यहाँ से आउटबर्स्ट होता है लावा, तो आपको पता है ये प्लेट जो है मूव करती हैं, ये आगे को मूव करेंगी, और जो प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही थी वही प्रॉपर्टी यहाँ देखने को मिल रही थी रॉक्स की, बेसाल्ट की। तो ये हमें एक रिमार्केबल सिमिलरिटी देखने को मिलती है। रॉक क्लोजर टू द मिड ओशनिक रिज आर नॉर्मल पोलैरिटी एंड दे आर यंग। जो मिड ओशनिक रिज के पास वाली रॉक्स थी वो यंग थी। क्यों यंग थी? क्योंकि यहाँ से अभी आउटबर्स्ट हो रहा है, तो ये अभी ताजी ताजी बन रखी हैं, फ्रेश बन रखी हैं, तो ये यंग थी, जवान थी। द एज ऑफ द रॉक इंक्रीज एज वन मूव अवे फ्रॉम द चेस्ट। बोलते हैं जैसे जैसे हम चेस्ट से दूर जाना शुरू करेंगे तो एज जो है रॉक की वो इंक्रीज कर रही थी। तो इंक्रीज करेगी ही, क्योंकि वो जो बन के है वो आगे खिसक गई, बन के आगे खिसक गई, मतलब ये जो फ्रेश वाली वो यहाँ बन रही है, ये खिसक के आगे ये ओल्डर है। तो जो पास वाली थी वो यंगर थी, और जो दूर चल गई थी वो क्या थी? हमारी एज्ड रॉक थी।
अब थर्ड पॉइंट में ये बोल रहा है कि द ओशन क्रस्ट रॉक्स आर मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल रॉक। द एज ऑफ द रॉक इन द ओशनिक क्रस्ट इज नाउ हियर मोर देन 200 मिलियन ईयर एज 3200 मिलियन ईयर। तो बात यही है, मोटी मोटी बात यही है कि हमारी जो ओशनिक क्रस्ट है वो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से यंग है। क्योंकि वहां से कॉन्टिन्यूसली लावा जो है आउटपोर हो रहा है और न्यू क्रस्ट की फॉर्मेशन हो रही है। द सेडिमेंट्स ऑन द ओशन फ्लोर आर अनएक्सपेक्टेडली वेरी थिन। Scientifically were expecting if the ocean floor were as old as the continent to have the complete sequence of sediment from the period of much longer duration। वही बात कह रहे हैं, जो सेडिमेंट है ओशन फ्लोर में वो बहुत ही थिन है। क्यों थिन है? क्योंकि वो जो प्लेट्स हैं, जो भी वो प्लेट्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली लावा आउटपोर है, तो वो मूव कर रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिस कारण से वहाँ पे जो है यंग ओशनिक क्रस्ट पाई जाती है और यंग ओशनिक रॉक्स अवेलेबल होती हैं। However, now here as sediment columns found be older than 200 million years, the deep trenches have deep-seated earthquake occurrence, while in the mid-oceanic ridge area, the quake foci have shallow depth। बोलते हैं कि जब हमारी जो प्लेट्स मूव करती है तो वहाँ पर पहले ही बताया कई बार ट्रेंचेस की फॉर्मेशन हो जाती है, खाइयाँ बन जाती हैं, और खाइयों में जो है जब अर्थक्वेक आता है तो उसका जो फोकी होता है, फोकी मतलब उसका जो फोकस होता है वो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में होता है, जिस कारण से जो अर्थक्वेक की जो फ्रिक्वेंसी होती है, जो अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं वो हमें इतनी फील नहीं होती। तो आगे बोलते हैं These facts earned a detailed analysis of magnetic properties of the rock on the either side of the mid-oceanic ridge leads Hess मतलब Henry Hess to propose this hypothesis known as sea floor spreading। बोले यही जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमने जो एनालाइज की, स्टडी की डिटेल में, जो कि मिड ओशनिक की ईदर साइड, दोनों साइड में पाई जा रही थी, यही प्रॉपर्टीज के कारण हेनरी हेस को ये हाइपोथेसिस लिखने में, या कह रही है बनाने में, लिखने में कह सकते हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग देने में उनको एक मदद मिली। हैज आर्ग्यूड दैट कांस्टेंट इरप्शन एट द चेस्ट ऑफ द ओशनिक रिज कॉज द रप्चर टू द ओशनिक क्रस्ट एंड द न्यू लेयर digs into the pushing of oceanic crust on the either side. The ocean floor thus spread the younger years of the oceanic, as well as the fact that spread one oceanic do not cause the shrinking of the other made us think about the consumption of the oceanic crust। अब कहते हैं कि जो हमारी जो चेस्ट से कॉन्टिन्यूसली इरप्शन हो रही थी हमारी मिड ओशनिक रिज से, जिस कारण से न्यू ओशनिक क्रस्ट की फॉर्मेशन हो रही थी, और जो हमारी जो ओशनिक स्प्रेड था वो बढ़ रहा था, ओशन का जो फ्लोर था वो बढ़ रहा था। मान लीजिए यहाँ से जो है इरप्शन हो रही है, जैसे यहाँ से इरप्शन होगी, ये दोनों है जो प्लेट मूव से जाएगी, यहाँ से ऊपर एक नई क्रस्ट की फॉर्मेशन होगी और ऊपर की जो लेयर है वो थिन होगी। इसलिए हम कहते हैं जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो थिक है और ओशनिक क्रस्ट थिन है। इसी कारण से हमें पता चलता है कैसे हमारी कौन सी थिन है और कौन सी थिक है। आगे बोलते हैं फर्दर मेंटेन्ड दैट द ओशन फ्लोर दैट गेट्स pushed due to the volcanic eruption at the chest sinked down and the oceanic trench and get consumed. This basic concept of sea floor spreading has been depicted in figure 4.3। बोलते हैं कि जैसे जैसे वो जो है, जो हमारी प्लेट्स है, जो ओशन फ्लोर जो है मूव ऑन हुआ, जो ओशन फ्लोर है जिसकी क्रस्ट की फॉर्मेशन हुई वोल्केनिक इरप्शन से, और कुछ जहाँ चेस्ट से वोल्केनो निकला वहीं पे कुछ दूरी पे हमारे सिंक डाउन भी हो गया, क्योंकि डिसेंडिंग नेम ऑफ करंट, कन्वेंशन करंट। जब कन्वेंशन करंट थ्योरी पढ़ाई मैंने आपको पोस्ट में, तो उसी का जो डायग्राम 4.3 वो उसी से रिलेटेड है कि किस तरह रिज की फॉर्मेशन होती है, और रिज की फॉर्मेशन से आगे फिर जो है प्लेट दोनों तरफ मूव करती है और न्यू जो है हमारी ओशनिक क्रस्ट की फॉर्मेशन होती है।
तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।